क्या है? पहले क्या पढ़े थे? मैंने पढ़ा जे प्रक्रम के प्रकार कितने होते? पहला कौन होते? पोषण। दूसरा कौन होते? श्वसन। तीसरा कौन होते? चौथा कौन होते? उत्सर्जन। मैंने पढ़ा पोषण, मैंने पढ़ा श्वसन, मैंने पढ़ा संवहन। अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, और चौथा क्या पढ़ेंगे? क्या इस चैप्टर में ये 4 टॉपिक के अलावा कुछ था? था। यही 4 टॉपिक पढ़ लेते बच्चों। पोषण, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन। चैप्टर क्या? समाप्त। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होगी। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होगी, और 4 दिन तो रुको बच्चों, चैप्टर समाप्त होगी। नहीं आया? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है फिर से। और आज मैं जय प्रक्रम का अंत करने वाला हूं, और अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं नया चैप्टर लेकर आऊँगा, नियंत्रण एवं समन्वय। बच्चों, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने 5 वीडियो बनाया है इस जय प्रक्रम में, और ये है 6ठा वीडियो। तो अगर आपको ये 5 वीडियो अगर नहीं मिल रहा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप देखोगे, और जब आप देखोगे तो मैं अपने 100% से कहना चाहूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम में बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाओगे। बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने हाथ से पूरे नोट किया है इस पूरे नोट्स को, और मैंने हर एक चैप्टर को बनाया क्लास 10th के नोट्स को, ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। और साथ में कहना चाहेंगे हम आपको कि अगर ये नोट्स को पढ़ लेते हो तो आपके सारी की सारी क्वेश्चन बन जाएगी, आपको किताब पढ़ने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप खरीदना चाहते हैं या इसे आप लेना चाहते हैं तो आप झारखंड पब्लिक रेसिडेंशियल स्कूल कार्ड में आ सकते हैं और ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं, और कहना चाहेंगे अगर इसका PDF चाहिए आपको तो आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, और टेलीग्राम का चैनल है पवन जी का क्लासेस। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसका नाम है पवन जी का क्लासेस। तो आप वहाँ जा कर के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और कहना चाहेंगे आपको हम, अगर वीडियो पसंद आवे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे पवन जी क्लास को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ा दिया था जय प्रक्रम का पूरा प्रकार। उसमें से एक बचा हुआ था संवहन, और एक बचा था हमारा उत्सर्जन। तो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा आज संवहन का पार्ट 2 लेक्चर, और लास्ट में बताऊंगा उत्सर्जन, और हमारा चैप्टर यहीं पे हो जाएगा समाप्त। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव हृदय में गैसों का विनिमय कैसे होता है। जरा अपने माइंड को स्थिर रखिएगा और फोकस रहिएगा, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ, और बोलने का प्रयास कीजिएगा। हम पिछला डायग्राम समझाए थे मानव हृदय के बारे में। ये डायग्राम आपकी किताब में दिया है। अपने किताब को जब उल्टाइएगा, अपने नोट्स को जब उल्टाइएगा, तो लास्ट में ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है बच्चों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे लिखा है मानव हृदय में गैसों का विनिमय। कैसे मानव हृदय में गैसों का विनिमय होता है वो आप जान चुके हैं। सिर्फ मैं इस डायग्राम को समझना चाहता हूँ, ताकि आप अगर ये अगर लेबलिंग करने दिया जाए तो आप अच्छे से लेबलिंग कर लेंगे। देखिए बच्चों, ये है हमारा लंग्स, ये क्या हमारा लंग्स, और ये है हमारा हार्ट, ये क्या हमारा हार्ट, और ये हमारा है क्या पूरा कोशिकाएं, क्या हमारा कोशिकाएं। अब देखिए यहाँ लिखा है फुफ्फुस। फुफ्फुस का मतलब क्या था? फेफड़ा। अगर लेबलिंग करने मिलेगा तो बताइए ये क्या है हमारा? फुफ्फुस कोशिकाएं। क्या है बाबू? अब बताइए आप लोग खुद, जब मैं डायग्राम बताया था आपको तो बताइए फुफ्फुस से हमारा जो निकला था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बताइए कहाँ गया था? बाया आलिंद में। कहा गया था? तो बताइए बाया आलिंद में लेगने का काम कौन सिरा कर रहा था? फुफ्फुसीय सिरा। देखिए यहाँ लिखल है, देखिए फुफ्फुसीय सिरा लिखा हुआ है। और बताइए जब हमारा बाया आलिंद में पहुंच जाता है तो बताइए फिर कहाँ जाता है? बाया नीलय। कहाँ जाता है बाबू? और बाया नीलय में जब ब्लड रुधिर जो होता है वो नीचे की ओर आता है, तो ऊपर ना जाने के लिए कौन रोकता है? वल्वा। क्या लिखता है? वल्वा। बताइए वहाँ बायकस्पिड वल्वा होता है कि ट्राइकस्पिड वल्वा होता है?
वाह मेरे लाल, है ना। उसके बाद बताइए, जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाया नीले में आता है और बाया नीले के बाद जब हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है, तब वहाँ कौन सा हमारा काम करता है? महाधमनी। कौन काम करता है? महाधमनी। क्या यहाँ देखिए, जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बच्चों देखिए ध्यान से गौर कीजिएगा, जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया नहीं आया, कहाँ गया? बाया अलिंद। क्या बोलिएगा? ये है बाया अलिंद। क्या बोलिएगा? बोलिए, बाया अलिंद के बाद कहाँ गया? कहाँ गया? और बाया नीले के बाद फिर से यहाँ देखिए ट्रांसफर होता है और कहाँ पहुँच जाता है? शरीर के अंग में। कहाँ पहुँचता है बाबू? तो देखिए किसके थ्रू पहुँचता है? महाधमनी। कौन सा थ्रू पहुँचता है? तो आपको पूछेंगे, बताइए, है ना, पहला क्वेश्चन, फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हिंदी होता है भाई मेरे ऑक्सीजनकृत, है ना, रुधिर। क्या होता है? और डीऑक्सी का मतलब क्या होता है बच्चों? विऑक्सीजनीकृत। क्या होता है बच्चों? तो देखिए हम बोलेंगे फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सी बहता है कि डीऑक्सी बहता है? बताइए, महाधमनी में ऑक्सी बहता है कि डीऑक्सी बहता है? नहीं आया, आया कि नहीं? अब कहाँ पहुँच गया? पूरे शरीर में, शरीर के अंग में पहुँच गया। अब यहाँ से निकलेगा डीऑक्सी ब्लड। क्या निकलेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या निकलेगा? अब बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचेगा? बताइए ना। दायां लिंद। कहाँ पहुँचेगा? और बोलिए ना, दायां लिंद को लेने में कौन मदद करता है? महाशिरा। नहीं आया। और जैसे महाशिरा महाशिरा के थ्रू, है ना, पहुंचता है हमारा कहाँ पे? दायां अलिंद में। तो फिर कहाँ जाता है? दाया नीले में। और दाया नीले के बाद फिर यहाँ से निकलता है और हमारा फिर ये चल जाता है कहाँ पे? हमारा लंग्स में, फेफड़ा में चल जाता है। वो किसके थ्रू जाता है? फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलिएगा? तो आप लोग याद कीजिएगा, देखिए यहाँ पे शिरा तो यहाँ पे धमनी, यहाँ पे महाधमनी तो यहाँ पे महा। नहीं आया। अगर पूछेंगे आपको, एक बार जोर से मेरे साथ बोलिएगा बच्चों, कि अगर पूछेंगे कि सबसे पहले पूछेंगे कि फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सी बहता है कि डीऑक्सी बहता है? वही पूछेंगे आपको कि फुफ्फुसीय धमनी में, देखिए फुफ्फुसीय धमनी में क्या बहता है? डीऑक्सी। अगर पूछेंगे महाधमनी में क्या बहता है? ऑक्सी। पूछेंगे आपको, है ना, जैसे महाशिरा में क्या बहता है? डीऑक्सी। नहीं आया, आया कि नहीं? तो बच्चों इस प्रकार से हमारा क्या होता है? मानव हृदय में गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है। नहीं आया, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आता है, देखिए आप लोगों को कल बताए थे लेक्चर में, आप लोगों ऑनलाइन के विद्यार्थी आप लोग भी सुने होंगे कि जब हम लोग बकरा काटते हैं तो रक्त यहाँ से वहाँ बह जाता है। ऐसा क्यों होता है? रक्त दाब की वजह से। किसकी वजह से होता है? बोलिए ना। रक्त दाब की वजह से, है ना। देखिए रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध को जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, जो हमारा रुधिर होता है, क्या होता है? रुधिर का मतलब क्या होता है? ब्लड। रुधिर वाहिकाओं, जो रुधिर बहता है ना, तो बताइए किसी नली में बहता होगा। तो जो रुधिर वाहिकाओं की जो भित्ति होती है, जो ये भित्ति दिख रहा है, के विरुद्ध जो दाब लगता है, जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, बताइए अगर यहाँ से ब्लड जा रही है तो क्या इस पे दाब नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए, दाब लगेगा। यही दाब को क्या बोलते हैं? नहीं आया। अरे भाई मेरे, जब आप लोग कभी घर में पानी पटाए हो? नहीं पटाए हो? किसी और को नहीं पटाना है, किसको पटाना है? पानी पटाना है ना। जब पानी पटाते हो नल इसके थ्रू, पंप के थ्रू, तो जब पंप में आता है पानी तो क्या उसके ऊपर दाब लगता नहीं लगता है? अरे उसी प्रकार से ये नस है, इस नस में जब रक्त बहता है, रुधिर बहता है, तो क्या यहाँ दाब नहीं लगता है? अरे दाब लगेगा ही नहीं तो बहेगा ही नहीं, बहेगा। तो बताइए, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या बोलते हैं? नहीं आया, याद हो गया। अब देखिए धमनी के अंदर, अब आपको बताया था बच्चों, धमनी क्या करता है?
बताइए, आपको बताए थे धमनी और शिराएं क्या करती है। धमनी जो था, धमनी क्या किया था, सारे हृदय से, सारे फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर तक फैलाता है या पहुंचाता है। और शिराएं क्या करता है, सारे अंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले आता है, हृदय में या फिर वहाँ पे फेफड़ा में ले जाता है। क्या करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ताकि डीऑक्सी किस में बदल जाए, ऑक्सी में। नहीं आया। देखिए बच्चों, हमारे क्लास में आज 200-300 विद्यार्थी है, लेकिन पिछले क्लास में कुछ विद्यार्थी एब्सेंट थे। मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, ऑक्सी का मतलब होता है O2 ज्यादा मात्रा में, O2 और CO2 नहीं आया। और डीऑक्सी का मतलब होता है भाई मेरे, है ना, CO2 अधिक मात्रा में और O2। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोले, समझे? बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, O2 ज्यादा और CO2। फिर से बोलिए, ऑक्सीजनेटेड का हिंदी होता है बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है बच्चों, है ना, ऑक्सीजनीकृत रुधिर। क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है O2 ज्यादा मात्रा में और CO2 कम मात्रा में। आप लोग बोलिएगा, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हिंदी होता है विऑक्सीजनीकृत रुधिर। इसका मतलब होता है CO2 अधिक मात्रा में, O2 कम मात्रा में। तो अगर कोई पूछेगा आपको कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है बच्चों, O2 ज्यादा, CO2 कम। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, CO2 ज्यादा और O2 कम। नहीं आया? आ गया कि नहीं? आगे बढ़ जाए। देखिए, अब बोला गया धमनी। धमनी क्या किया, पूरे सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजा, हमारे पूरे शरीर में। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले परकुंचन, क्या लिखल है, जिसको क्या बोलते हैं, संकुचलन। संकुचल के दौरान, है ना, परकुंचन दाब है HBP कहलाता है। देखिए, HBP का मतलब होता है बच्चों हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, इसका मतलब होता है BP, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, B का मतलब क्या हो गया, रक्त। ब्लड मतलब क्या होता है, रक्त। और P का मतलब क्या होता है, प्रेशर। और प्रेशर का हिंदी क्या होता है? अरे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे लाल, आप लोग जानते होंगे आपके घर में कभी कभी ब्लड प्रेशर मम्मी का बढ़ जाता है, कभी कभी पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किसके वजह से, टेंशन के वजह से। किसकी वजह से, टेंशन की वजह से। तो यही बोला गया, है ना, कि धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले परकुंचन के दौरान, है ना, परकुंचन दाब कहलाता है। मतलब अगर आपके अंदर टेंशन बहुत ज्यादा होगा तो BP बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? आगे नीले अनुसूचित बोला गया अनुशीलन, है ना, सिलियन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीलन का दाब कहलाता है। इसका मतलब हुआ, है ना, एक होता है लो ब्लड प्रेशर और एक होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो टेंशन की वजह से होता है, और अगर आप बहुत टेंशन भी और ले लिए तो हो सकता है ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है। तो जब हमारा, है ना, धमनी के अंदर रुधिर का दाब, है ना, नीले परकुंचन होता है के दौरान क्या होता है, बोला गया परकुंचन दाब कहलाता है। और उसी प्रकार से अगर बोलेंगे नीले, जब यहाँ पे क्या बोले, नीले परकुंचन क्या होता है के दौरान परकुंचन दाब होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, परकुंचन दाब कहते हैं। और नीले अनुशीलन, क्या लिखल है, नीले अनुशीलन, यहाँ क्या लिखल है, नीले परकुंचन। देखिए, जब एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। क्या होता है, जब आप लोग BP ना पाए होंगे कभी मम्मी पापा का, तो देखेंगे आता होगा ऐसे 120 आता होगा और बटे में 180 आता होगा, आता हुआ दिखा है? हाँ? तो ये होता है हमारा सिस्टोल। इसको क्या बोलते हैं बाबू? और इसको बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? तो आज के बाद आप लोग घर जाओगे और कभी मम्मी पापा चेक कराएं और डॉक्टर साहब आएंगे, तो जब वो BP चेक करेगा तो आप देख लीजिएगा, जब ऊपर की आएगा अगर 120 से अधिक, ये नॉर्मल कंडीशन है। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन। अगर 120 आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, सिस्टोल। ये क्या है, और अगर 80 है इसका मतलब क्या है, डायस्टोल। क्या है, डायस्टोल। तो सिस्टोल कितना होता है, 120। डायस्टोल कितना होता है, 80। अगर 120 से अधिक चल जाए तो क्या हो जाएगा, हाइपर ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर। अगर 80 से कम आ जाए तो क्या बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर। नहीं आया? तो देखिए इधर, है ना, जब आएगा नीले अनुशीलन तो उसे क्या बोलते हैं,
अनुशीलन दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? और जब आएगा निलय परकुंचन तो इसे क्या बोलते हैं? परकुंचन दाब कहते हैं। नहीं आया, बोलिए ना। जब निलय परकुंचन आएगा उस दौरान क्या बोलते हैं उसको? इसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर। जब निलय अनुशीलन आएगा तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे? लो ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे? सामान्य परकुंचन दाब लगभग 120 मिलीमीटर पारा तथा है ना अनुशीलन दाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर। तो बोलिए परकुंचन दाब कितना होता है? 120। और बोलिए अनुशीलन दाब कितना होता है? नहीं आया। बताइए इस बोलेंगे इसको है ना परकुंचन दाब को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। क्या बोलते हैं? और बताइए निलय अनुशीलन मतलब यहाँ पे अनुशीलन क्या बोलते हैं? डायस्टोल। क्या बोलते हैं? नहीं आया। बताइए सिस्टोल कितना होता है? डायस्टोल कितना होता है? नहीं आया। हमारा सामान्य मनुष्य में बीपी कितना होता है? 120/80। 120/, उसमें सिस्टोल कितना होता है? डायस्टोल कितना होता है? नहीं आया। आगे बढ़ जाए। देखिए अब आपको देखे होंगे। बताइए जब बीपी नापता है हमारे डॉक्टर साहब तो क्या हाथ से नापता है या कोई उसका अंतर होता है? तो उसका अंतर का नाम क्या होता है? बोलेगा अस्फाइग्मो। क्या बोलेगा? अस्फाइग्मो मैनोमीटर। क्या बोलेगा? अस्फाइग्मो। क्या बोलेगा? हाँ यहाँ 3 नाम है। देखिए अस्फाइग्मो मैनोमीटर, अस्फैग्मो मैनोमीटर। अस्फैग्नोमेनोमीटर नामक अंत से रक्त दाब को नापा जाता है। आया कि नहीं? उच्च दाब बोलता उच्च रक्त दाब को अति तनाव भी कहते हैं। देखिए तनाव आ गया। यहाँ क्या आ गया बच्चों? अरे जैसे तनाव लोगे, जैसे टेंशन लोगे, जैसे किसी का शादी नहीं होता है तो टेंशन आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो टेंशन लेने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देखिए लिखा है उच्च रक्तदाब हो जाता है मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्या टेंशन लेना चाहिए? नहीं। अरे टेंशन लोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाइपर टेंशन हो जाएगा। हाइपर टेंशन होगा तो कहीं ना कहीं जिंदगी ऊपर चला जाएगा। जो भी तुम्हें शादी का सोच रखा था वो भी क्या हो जाएगा? खत्म। नहीं आया। फिर अमराज शादी करेगा तुम लोग का, है ना। तो ये था हमारा रक्तदाब के बारे में। क्या आपको क्लियरली समझ में आ गया? क्या आपको सबसे पहले मानव हृदय में गैसों का परिवहन आ गया? रक्तदाब आ गया। रक्तदाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक बार मेरे साथ आप लोग बंद आंखों में अपने पूरे मेहनत से बोलिएगा। आपको पढ़ाया गया मानव में गैसों का विनिमय। अगर पूछेंगे बच्चों कि डीऑक्सीजनेटेड का हिंदी क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हिंदी क्या होता है? वी ऑक्सीजनीकृत रुधिर। अगर पूछेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हिंदी क्या होता है? ऑक्सीजनीकृत रुधिर। बोलेंगे बाबू है ना फुफ्फुसीय शिरा के थ्रू कौन सा ब्लड प्रवाहित होता है? ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। अगर पूछेंगे बच्चों आपसे है ना महाधमनी के थ्रू कौन सा रुधिर प्रवाहित होता है? ऑक्सीजनीकृत रुधिर। अगर पूछेंगे आपसे महाशिरा के थ्रू कौन सा रुधिर प्रवाहित होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर पूछेंगे आपसे बच्चों है ना कि ये हमारा फुफ्फुसीय शिरा के थ्रू फुफ्फुसीय धमनी के थ्रू कौन सा ब्लड प्रवाहित होता है? नहीं आया। 1 नंबर में पक्का पूछेगा इसलिए दिमाग में आपको रखना है। ठीक है। क्या ये चित्र आपको हार्ड लगा? क्या ये क्या है? फेफड़ा, फुफ्फुस। ये क्या है? फुफ्फुसीय शिरा। ये क्या है? महाधमनी। ये क्या है? महाशिरा। ये क्या है? और ये क्या है? कोशिका, मतलब हमारे शरीर का अंग। नहीं आया। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लसिका के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लसिता नहीं, लसिका। क्या पढ़ेंगे? लसिता किसी लड़की का नाम होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे लसिका के बारे में। देखिए लसिका इज नथिंग बट देखिए हमारा रक्त, देखे रक्त तो रुधिर वाहिका जो होता है ना, रुधिर वाहिका मतलब जो पंप दिख रहा है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? और ये छिद्र में क्या क्या देखिए रुधिर वाहिका प्लस रुधिर वाहिका
प्लस में प्लाज्मा और प्लस में प्रोटीन। क्या लिखल है? प्रोटीन। वाहिका प्लस प्लाज्मा प्लस प्रोटीन। फिर से बोलिए, रुधिर वाहिका प्लस प्लाज्मा प्लस प्रोटीन। इन सभी मिला के क्या बोलते हैं? लसिका या तरल उत्तक। क्या बोलते हैं? लसिका या तरल उत्तक। अच्छा बताइए, हमारा तरल में बहेगा कि कठोर में बहेगा? तरल में। नहीं आया। अब देखिएगा, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंत कोशिकीय अवकाश में आ जाता है तथा उत्तक तरल है ना या लसिका का निर्माण करते हैं। देखिए ध्यान से, जब यहाँ से रक्त बहता है, क्या बहता है? जब यहाँ से रुधिर बहता है, क्या बहता है? यहाँ से जब रुधिर बहता है, रुधिर में हमारे बहुत सारे प्लाज्मा होते, बहुत सारे प्रोटीन होते, बहुत सारे है ना हमारा वसा होते। तो ये क्या होता है? यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है। जब हमारा रुधिर वाहिका प्लस प्लाज्मा प्लस प्रोटीन निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? लसिका। नहीं आया। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन। बोला बता, क्षुद्रांत क्या मतलब क्या होता है? छोटी आग। क्या होता है बच्चों? उसके द्वारा जो वसा होता है, प्रोटीन होता है, उसको सारे के सारे अवशोषण कर लेता है और जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ चला जाता है? बृहदांत में, मतलब बड़ी आंत में चला जाता है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब हम लोग बात करेंगे बाबू हमारा मानव नहीं, अभी हम लोग पादपों में संवहन देखेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगर आप लोग पादपों में संवहन पढ़ लेते हैं या परिवहन पढ़ लेते हैं तो आपको मनुष्य के बारे में पता चल ही गया, तो पादप के बारे में पता चल ही जाएगा। आगे बढ़ जाए बच्चों। हाँ तो बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया पहले हमारा मानव हृदय में क्या पढ़ाए थे? गैसों का विनिमय और रक्तदाब के बारे में बताया और हम लोग लसिका के बारे में पढ़ लिए। तो क्या जब आप लोग मानव हृदय के बारे में पढ़े लिए तो क्या पादप के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं लगता है? तो पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम लोग पादप में परिवहन स्टार्ट कर दे बच्चों। देखिए, परिवहन का मतलब होता है संवहन। क्या होता है? संवहन का मतलब होता है वहन। क्या होता है? मतलब एक जगह से हमारा सारे जगह तक पहुंचना क्या कहलाता है? परिवहन या संवहन या फिर वहन कहलाता है। बच्चों, पादपों में परिवहन आपने सुना होगा कि पेड़ जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो पानी कहाँ से खींचते हैं? पानी धरती से खींचते हैं, जड़ से खींचते हैं। और पानी कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। और बताइए, पत्ता क्या देता है? खाना। और खाना ऊपर से नीचे आता है कि नहीं आता है? तो आज आपको बताएंगे बच्चों कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। नहीं आया? अरे ऑनलाइन के विद्यार्थी, खाली मानव में परिवहन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, ये पादप में पढ़ना जरूरी है। क्योंकि पादप रहेगा तो आपका जिंदगी रहेगा, अगर पादप नहीं रहेगा तो आपका जिंदगी नहीं रहेगा। बताओ, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग रह लेंगे? रह लेंगे? रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए पादपों में परिवहन कैसे होता है उसके बारे में जानकारी लेना है आपको। देखिए, पादपों में जो परिवहन होता है बच्चों, उसमें दो तरह का होता है। एक जल का परिवहन, एक क्या होता है? और एक होता है भोजन का परिवहन। क्या होता है? अगर सिंपल तरीके से पूछे बच्चों आपको, बताइए पादपों में जल का जो परिवहन होता है वो किसके थ्रू होता है? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको 1 मार्क्स में अगर पूछता है तो आपको सिंपल बोल देना है, किसके थ्रू? जाइलम उत्तक के थ्रू। किसके थ्रू? जाइलम उत्तक। और आपको बोलना है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? और अगर पूछेगा भोजन का परिवहन कैसे होता है तो क्या बोलेगा? फ्लोएम उत्तक के द्वारा। किसके द्वारा? सिंपल तरीके से बच्चे पढ़ाएंगे आपको। अभी पौधे के बारे में क्लास 9 में पढ़ना है बच्चों, पूरा इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है। आप लोग पढ़ के आए हो, इसलिए हम शॉर्ट तरीका से बताएं कि अगर जल का परिवहन हो रहा है तो बताइए किसके द्वारा होगा? जाइलम उत्तक के थ्रू। और अगर पूछेंगे भोजन का परिवहन कैसे होगा? नहीं आया? अगर 1 मार्क्स में पूछता है बच्चों तो आपको सिंपल आंसर देना है कि अगर बोलेगा जल का परिवहन कैसे होता, किसके द्वारा होता है? अगर भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? नहीं आया? बढ़ जा आगे। हाँ, ऑनलाइन के विद्यार्थी आप भी कमेंट कीजिए, मेरे साथ कनेक्ट होइए, मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए आप। पादपों में अब देखिए सिंपल तरीका बता रहे आपको। अगर 1 मार्क्स में दिया बच्चा तो आपको सिंपल तरीका है कि ये चीज़ आपको 1 मार्क्स में लिख देना है। लेकिन अगर 2-2 मार्क्स से पूछ दिया तब आपको 2-2 मार्क्स का आंसर दिए, दिखा है?
देखिए पादपों में जल का परिवहन पहला जाइलम उत्तक द्वारा और दूसरा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, है ना। पादपों में भोजन का परिवहन, इसमें दिया गया 3 पॉइंट। और फिर हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, जिसको बोलते हैं मानव उत्सर्जन। क्या कहते हैं? मानव उत्सर्जन। जो आपको बताए थे बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, आपको बताए थे, है ना, कि हम लोग पढ़े थे बच्चों पहला जय प्रक्रम क्या है। पहले क्या पढ़े थे? ये प्रक्रम क्या है? मैंने पढ़ा जय प्रक्रम के प्रकार कितने होते? पहला कौन होते? पोषण। दूसरा कौन होते? शोषण। तीसरा कौन होते? चौथा कौन होते? उत्सर्जन। मैंने पढ़ा पोषण, मैंने पढ़ा शोषण, मैंने पढ़ा संवहन। अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, और चौथा क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन। क्या इस चैप्टर में ये 4 टॉपिक के अलावा कुछ था? था। यही 4 टॉपिक पढ़ लेते बच्चों, पोषण, शोषण, संवहन, उत्सर्जन। चैप्टर क्या? समाप्त। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होगी। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होगी, और 4 दिन तो रुको बच्चों, चैप्टर समाप्त होगी। नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि पादपों में जल का परिवहन 2 तरीका से होता है। पहला जाइलम उत्तक के द्वारा। जल लगातार, बोला गया जल लगातार जड़ के जालम में जाता है। कहाँ जाता है? जालम में जाता है। जाइलम क्या है? एक उत्तक है, बोला गया, तथा जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर ढकेलता है। नहीं आया? तो बताइए, पानी एक डायरेक्शन में जाता है कि 2 डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में। लेकिन भोजन चारों दिशाओं में जाता है। भोजन जब पत्ता के द्वारा भोजन बनता है तो हमारा इस ब्रांच में भी गया, इस ब्रांच में भी गया, डाउनवर्ड्स में भी गया, और हमारा ऐसे भी गया, ऐसे भी गया। तो बताइए हमारा जल का जो हमारा परिवहन होता है वो एक डायरेक्शन होता है कि 2 डायरेक्शन? और उन्हीं डायरेक्शन, क्या बोलेगा? उन्हीं डायरेक्शन, नीचे से ऊपर। लेकिन खाना का दोनों डायरेक्शन होता है, ऊपर नीचे, मतलब बाई डायरेक्शन। क्या बोलेगा? बोलिए, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम उत्तक के द्वारा। उन्हीं डायरेक्शन की बाई डायरेक्शन। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। क्या बोलिएगा? फ्लोएम उत्तक के द्वारा। उन्हीं की बाई डायरेक्शन में, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर की भी और नहीं आया? चलिए, ये हो गया हमारा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ साथ फ्लोएम अमीनो अम्ल एवं अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। बोला गया ये पदार्थ विशेषकर जड़ के भंडार अंगों, फलों, बीजों एवं वृद्धि वाले अंगों में भी ले जाए जाते हैं। भोजन एवं अन्य पदार्थ का स्थानांतरण साथी कोशिका। देखिए यहाँ पे आया साथी कोशिका। देखिए आप लोग जब क्लास 9 में पढ़ाओगे बच्चों तो उसमें पढ़े साथी कोशिका के बारे में। अगर आज नहीं हो तो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको, जब क्लास 9 को पढ़ाऊंगा तब। तो बच्चा, भोजन एवं अन्य पदार्थ का स्थानांतरण साथी कोशिका के मदद से, क्या बोलेगा? के मदद से चालनी नलिका में ऊपरी रुखी एवं अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। देखिए, ऊपरी मुखी मतलब ऊपर की ओर और अधोमुखी मतलब नीचे की ओर। नहीं आया? तो भोजन बताइए ऊपरी मुख में भी जाता है और बताइए अधोमुखी में जाता है। मतलब देखिए, उधो मतलब हो गया हमारा ऐसे, कैसे हो गया? उधोमुखी मतलब ऊपर की ओर खाना गया, और इसका मतलब क्या हुआ? अधोमुखी मतलब नीचे। तो इसका मतलब क्या होता है? ऊपर। इसका मतलब क्या होता है? आया कि नहीं आया? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो बताइए, भोजन का जो परिवहन होता है वो दोनों दिशाओं में होता है कि एक दिशाओं में? लेकिन जो जल का परिवहन होता है किसके कौन दिशाओं में होता है? सिर्फ एक दिशा में, जो सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है। नहीं आया? चलिए, ये था हमारा पूरा पादप में। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई तरह का दिक्कत? चलिए, आपको पूछेगा सिंपल, एक ही नंबर का हमको पता है, लेकिन अगर पूछ दे तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है। बच्चों, अब हम लोग 3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक आया मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या आया? आपको बताएंगे कि हमारा किडनी कहाँ होता है, आपको बताएंगे मानव टॉयलेट कैसे करते हैं, मानव मूत्र कैसे निकालते हैं, है ना। मानव का मतलब क्या? सिर्फ आदमी होता है या औरत भी होता है?
दोनों होता है ना। उसका मतलब है कि हमारे शरीर से मूत्र कैसे निकलता है, हमारे शरीर से आज उसी के बारे में पढ़ाएंगे। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकलते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जब बाहर निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो वही पढ़ने वाले बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है। पहले मैंने बताया आपको उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन बताया आपको कि मानव शरीर के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निकलना क्या कहलाता है। अब क्या क्या होते हैं, क्या क्या अंग होते हैं जिससे हमारा मूत्र, हमारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। एक जोड़ा विकृत होता है। क्या होता है, आप सब डायग्राम दिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। बताइए एक जोड़ा क्या होता है, बताइए जूता एक जोड़ा पहनते हैं कि एक पहनते हैं, एक जोड़ा का मतलब एक होता है कि दो, वही प्रकार बोल रहे हैं। एक जोड़ा विकृत होता है। क्या होता है, और एक मूत्राशय होता है। क्या होता है, और एक जोड़ा मूत्र वाहिनी होता है। क्या होता है, और एक मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है, देखिए एक जोड़ा क्या होता है, विकृत, एक जोड़ा क्या होता है, मूत्राशय, एक जोड़ा क्या होता है, सॉरी मूत्राशय कितना होता है, एक जोड़ा क्या होता है, मूत्रवाहिनी, और एक क्या होता है, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग के थ्रू क्या निकलता है, मूत्र निकलता है। मानव का क्या निकलता है, मूत्र निकलता है। बच्चों मैं बताना चाहता हूँ मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र में बताया मैं आपको कि इसमें 4 प्रकार के अंग होते हैं। पहला एक जोड़ा क्या होता है, विकृत। क्या होता है एक जोड़ा, एक क्या होता है हमारा, सेकंड में क्या होता है, एक मूत्राशय। क्या होता है, और एक जोड़ा क्या होता है, मूत्रवाहिनी, एक जोड़ा क्या होता है, और एक क्या होता है, मूत्रमार्ग। क्या होता है, तो बताइए मानव उत्सर्जन तंत्र में पहला क्या होता है, एक जोड़ा विकृत, एक क्या होता है, मूत्राशय, एक जोड़ा क्या होता है, और एक क्या होता है, नहीं आया, आगे बढ़ जाए। देखिए विक्राणु या नेफ्रॉन क्या होता है ना, विक्राणु या फिर नेफ्रॉन क्या होता है। प्रत्येक विकृत में अनेक निस्यंदन एक एक होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, विक्राणु कहा जाता है या फिर नेफ्रॉन कहा जाता है। बच्चों देखिए बोला गया प्रत्येक विकृत में, क्या प्रत्येक विकृत में है ना अनेक निस्यंदन होते। क्या होते है ना, उसको एकक होते हैं, मतलब पूरा जोड़ के एक कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, विक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, तो आपको स्टार्ट किया है मानव उत्सर्जन तंत्र। अब मैं बच्चों आपके साथ लेके आ रहा हूँ इसका डायग्राम और समझाने का प्रयास करूँगा मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में और अच्छे तरीक़ा से, है ना, कैसे हमारा निकलता है और क्या क्या प्रकार होते हैं, है ना बच्चों। चलिए हाँ, तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में मैंने बताया 4 नाम। क्या बताया, पहला एक जोड़ा विकृत मैंने पढ़ाया, दूसरा एक क्या होता है, मूत्राशय, और एक जोड़ा क्या होता है, और एक क्या होता है, मूत्रमार्ग, जिसके थ्रू क्या निकलता है, मूत्र। क्या निकलता है, मानव का मूत्र निकलता है। ये जो डायग्राम बच्चों ये है नर का, ये क्या है, और ऑनलाइन के विद्यार्थी पहले आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप नर है कि मादा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नर का मतलब क्या होता है और मादा का मतलब क्या होता है। वीडियो पॉज कीजिएगा, आपका कसम है 10th क्लास का, अगर नहीं पता है तो, है ना, जो भी वीडियो देख रहे होंगे। अगर नर का मतलब पता है तो लिखिए, मादा का उसे दिख रहा होगा तो पता चल ही गया होगा आपको, लेकिन आप पहले कमेंट में लिखिएगा स्टॉप करके वीडियो। नर का मतलब होता है क्या, नर का मतलब क्या होता है बच्चों, लड़का। क्या होता है, और मादा का मतलब क्या होता है, मादा का मतलब क्या होता है, लड़की। तो बच्चों हम पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, विक्र में मूत्र निर्माण, है ना, जो विक्राणु होता है ना, जिसको बोलते हैं क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, बताइए विक्राणु का नाम क्या है, उसी नेफ्रॉन के बारे में बता रहे हैं कि विक्र में मूत्र निर्माण का प्रक्रिया, कि मूत्र कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मूत्र का निर्माण कैसे होता है, मूत्र में क्या क्या होता है ना, किस तरह से फिल्टर होता है, उसके बारे में सभी जानकारी आपको आज देंगे, है ना। तो देखिए पहला कोशिका गुच्छ निस्यंदन, बोलेंगे कि विक्र में मूत्र का निर्माण जो होता है वो पहला किसके थ्रू होता है, कोशिका गुच्छ निस्यंदन। दूसरा क्या होता है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण, और तीसरा क्या होता है, नलिका स्रावन। नलिका स्रावन नहीं आया। तो पहले क्या होता है, देखिए
बोला गया जब विक्र धमनी की शाखा विक्राणु में प्रवेश करती है। बोला गया जब विक्र धमनी क्या कर रहा था, सारे ब्लड को कहाँ भेज रहा था, पूरे हमारे शरीर में। तो बोला गया जब विक्र धमनी की शाखा विक्राणु में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है, तब जल लवण बोलिएगा, क्या क्या जल, क्या बोलिएगा, लवण, क्या बोलिएगा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनों, है ना, अवशिष्ट पदार्थों कोशिका गुच्छ में छानकर, है ना, ओमन संपुट में आ जाते हैं। देखिए ओमन संपुट एक हमारा जगह होता है, मतलब एक खाली जगह होता है इस प्रकार से, है ना, खाली इस प्रकार से होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमन। ओमन क्या बोलते हैं, संपुट में आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं, एक बार फिर से बोलिएगा। देखिए यहाँ पे अगर ओमन संपुट दिया होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, अगर ओमन संपुट यहाँ दिया होगा तो, यहाँ नहीं दिया है, बट कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। देखिए बोला गया कि जब विक्र धमनी की शाखा विक्राणु में प्रवेश करती, कहाँ प्रवेश करती है, देखिए अगर अभी क्लास 11 जब पढ़ोगे तो इसके बारे में डिटेल जानकारी होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, अभी आपको नहीं पढ़ना है लेकिन ज़्यादा जानकारी भी नहीं लेना इसके बारे में। तो बोला जब विक्राणु में प्रवेश करता है तब जल, क्या बोलेगा, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनों अवशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छानकर ओमन संपुट में आ जाते हैं। मतलब सारा चीज, आप पानी पीते हो, खाना खाते हो, तो सारा एक जगह आ जाता है, एक जगह आ जाता है। वो कौन करता है, कोशिका गुच्छ निस्यंदन। कौन करता है, दूसरा है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। बताइए क्या हम अपने शरीर से ग्लूकोज को निकाल दें, अपने शरीर से ग्लूकोज को निकाल दे, बोलिए ना, नहीं। क्या अपने शरीर से जल निकाल दे, क्या अपने शरीर से लवण निकाल दे, क्या अपने शरीर से अमीनो अम्ल निकाल दे, क्या अपने शरीर से हम नाइट्रोजन निकाल दे, अपने शरीर से क्या निकालना है, सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ। क्या निकालना है, तो यहाँ पे जाके सारा इकट्ठा हो गया। क्या हो गया, इकट्ठा। जैसे बोलते हैं ना कि एक जगह जाके इकट्ठा हो चुका है। अब बोल रहे देखिए वर्णात्मक पुनः अवशोषण। देखिए यहाँ पे जल है, लवण है, अवशिष्ट पदार्थ है ना, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, नाइट्रोजन है, वसा है, प्रोटीन है, अनदर बहुत सारा है, ठीक है। तो क्या सभी को बाहर निकाल दे, तो इससे क्या करेंगे हम लोग, सारे अच्छे चीज का क्या करेंगे, अवशोषण। क्या करेंगे, इससे जितना बेहतर चीज होगा उसका क्या करेंगे, अवशोषण। तो क्या लिखल है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। नहीं आया, तो बोलिए विक्राणु के नलिकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल का पुनः अवशोषण होता है। बताइए यहाँ से मैंने क्या निकाला, देखिएगा यहाँ से ये है लवण, निकाल दिए, अवशोषण कर लिए, हमारे से अवशोषण कर लिया। बताइए यहाँ से लवण निकाल लिए, यहाँ से हम लोग जल निकाल लिए, यहाँ से हम लोग अमीनो अम्ल निकाल लिए, यहाँ से हम लोग ग्लूकोज निकाल लिए। तो जो हमारा बेहतरीन चीज़ है, जो हमारे लिए उपयोगी चीज़ है, उसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल लेते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ को सिर्फ बाहर निकालते हैं। अगला क्या लिखे, नालिका स्रावन। नालिका, देखिए यूरिया, बताया हमारे यूरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, यूरिया हम लोग बाहर निकालते हैं। बोलिए अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ विक्राणु के नलिकार भाग में अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण करते हैं, सारा अवशोषित कर लेते हैं बच्चों, और हम लोग लास्ट में मूत्र को बाहर निकाल देते हैं। इस लेबलिंग को किसी बात रखिएगा, है ना। ये हमारा जो फिल्टर होता है वो देखिए कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए लिखा है इन्फीरियर वेना कावा। क्या लिखा है यहाँ पे, बोलिए ना, क्या लिखा है, इन्फीरियर वेना कावा। और यहाँ क्या लिखा है, एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है, आप देखिएगा सबसे पहले बोला गया ये हमारा किडनी। ये क्या है हमारे बच्चों, ये हमारा क्या है, देखिए विक्र इसी को बोलते हैं, किडनी क्या बोलते हैं। तो बताइए कितने जोड़े विक्र होते हैं, एक जोड़ा। देखिए क्या एक विक्र दिख रहा है यहाँ पे, और एक जोड़ा यहाँ दिख रहा है। तो बताइए विक्र कितने होते हैं, एक जोड़ा। बताइए इस विक्र के ऊपर जस्ट ऊपर में क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। क्या होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। क्या होता है, बोलिए ना, बताइए विक्र के जस्ट ऊपर में कौन सा ग्रंथि होता है, नहीं आया। देखिए उसके बाद विक्रिय शिरा, रीनल वेन, इसको क्या बोलते हैं, रीनल वेन। और ये क्या है, धमनी। ये क्या है, आपको बताए थे अभी कि जो धमनी होता है, महाधमनी, वो ऑक्सील आता है कि डीऑक्सील आता है,
ऑक्सी लाता है। महाधमनी क्या लाता है? देखिए यहाँ से इससे हमारा इसका नाम देखिए, इसका नाम हमारा क्या है? डोर्सल आयोटा। क्या है? बोलिए ना, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय महाधमनी। क्या बोलते हैं? और आपको पता चल ही गया होगा जैसे आया महाधमनी। बताइए महाधमनी में कौन सा रुधिर बहता है? ऑक्सीजनीकृत रुधिर बहता है। क्या आया कि नहीं आया? बताइए इस नली में, इस नली का नाम क्या है? पृष्ठीय महाधमनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोर्सल आयोटा। क्या बोलते हैं? इस डोर्सल आयोटा में बताइए ऑक्सी आया कि डिऑक्सी आएगा? क्या आएगा? अब ये ऑक्सी जो आएगा ये किडनी में चला जाएगा। देखिए इस किडनी में जो लेगता है इसको बोलते हैं विक्रिय धमनी। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे फिल्टर होता है, यहाँ से देखिए निकल जाता है। इस निकलने वाले जगह क्या बोलते हैं? सीरा। क्या बोलते हैं? विक्रिय सीरा। क्या बोलते हैं? नहीं आया। जब हम लोग किडनी पढ़ रहे तो बोलते विक्रिय सीरा, जब हम लोग पढ़ थे फेफड़ा तो बोलते फुफ्फुसीय सीरा। क्या बोले थे? बताइए क्या आपको किडनी पहले विक्री समझ में आ गया? क्या विक्री के ऊपर जस्ट ऊपर भी क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड। अब बताइए हमारा इस नली का नाम क्या है? महाधमनी। महाधमनी में कौन सा ब्लड आता है? और बताइए है ना, उसको किडनी तक कौन लेता है? विक्रिय धमनी। वहां से निकालने का काम कौन? किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन निकालता है? विक्रिय सीरा। कौन निकालता है? आया कि नहीं आया? देखिए अब ये हमारा मूत्राशय, देखिए मूत्राशय दिख गया है, और देखिए ये मूत्रमार्ग दिख गया। तो बताइए क्या आपको बताए थे? क्या एक जोड़ा विक्र दिख गया? क्या एक जोड़ा विक्र दिख गया? आपको बताए थे मूत्राशय कितना होता है? एक। क्या एक मूत्राशय दिख गया? क्या आपको मूत्रमार्ग भी दिख गया? नहीं दिखा। और हमारा देखिएगा है ना, ये हमारा पेल्विस है, ये हमारा मेडुला है, और ये हमारा कॉर्टेक्स है। क्या है? कॉर्टेक्स। देखिए हमेशा बात रखिएगा, लड़की लोग कपड़ा पहनती है, लड़का लोग कपड़ा पहनते हैं, तो आज रखिएगा जब भी है ना, अंदर की होता है मेडुला। क्या होता है? मेडुला। और बाहर की तरफ क्या होता है? कॉर्टेक्स। बताइए आप लोग दरवाजा में, रूम में दरवाजा लगाते हो, इसका मतलब क्या करते हो? कॉर्टेक्स करते हो, मतलब ऊपर से कॉटन पहना देते हो। और रूम के अंदर क्या खजाना रहता है? खजाना। तो मेडुला मतलब वहाँ माल भरा हुआ है। क्या मला हुआ है? तो बताइए कोई भी किडनी में अंदर क्यों क्या रहता है? मेडुला की कॉर्टेक्स? हाँ, अंदर क्यों क्या रहता है? माल। माल का मतलब मेडुला, और उसको बाहर से क्या करते हैं? कवर कर देते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? देखिए तो बाहर क्यों क्या रहता है? कॉर्टेक्स। अंदर क्यों क्या रहता है? मेडुला। नहीं आया? अंदर क्या रहता है? मेडुला। बाहर क्यों क्या रहता है? कॉर्टेक्स। आया कि नहीं? बस इस लेबलिंग को दिमाग में रखिएगा, सिर्फ अपने आप सब सही हो जाएगा। क्लियर? आगे चलिए। अब आता है जल का पुनः अवशोषण कैसे करते हैं। बोला प्रारंभिक निस्यंदन। क्या लिखल है? शुरुआती में जब कुछ पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण तथा अधिक मात्रा में जल होता है, जैसे मूत्र का इस नलिका में आगे चलना है, इस पदार्थ का चयनित है ना पुनः पोषण हो जाता है। मतलब कहने का मतलब, इसका मतलब क्या समझाते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? रास्ता है, मूत्रमार्ग। क्या है? मूत्रमार्ग। और जब मूत्रमार्ग के थ्रू जब टॉयलेट आता है तो पहले क्या रहता है? मूत्र। पहले क्या रहता है? और उसके बाद जो जल, लवण, ग्लूकोज होता है वो क्या करता है पता है? ऐसे अवशोषण करता है। ये है हमारा शरीर। ये क्या है? हमारा। और हमारा इसमें क्या बताए थे? रुधिर वाहिका में क्या बोले थे? छिद्र होते हैं कि नहीं? तो यहीं से क्या होता है? ग्लूकोज निकल गया, वसा निकल गया, प्रोटीन निकल गया, यहाँ से हमारा क्या निकल गया? लवण निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया? हमारा क्या बोलते हैं? जल निकल गया, यहाँ से क्या निकला? ग्लूकोज निकल गया, यहाँ से क्या? अमीनो अम्ल निकल गया। सिर्फ क्या बचा? मूत्र। क्या बचा? या फिर अपशिष्ट जल बचा। क्या बचा? जिसको क्या बोलते हैं? मूत्र बोलते हैं। और ये हमारा मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर निकल जाता है। नहीं आया? आया कि नहीं? तो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पादप में उत्सर्जन। हम लोग देखें मानव में उत्सर्जन, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन कैसे होता है बच्चों? मैं समझाना चाहता हूँ आपको। अनेक पादप अवशिष्ट कोशिकीय रितिका में इकट्ठा रहते हैं। बोला गया जितने सारे अवशिष्ट होते हैं ना, वो किस में इकट्ठा होते हैं? कोशिकीय रितिका में। कहाँ पे होते हैं? रिक्त स्थान। सुने, रिक्त स्थान। उसमें भी होता है रितिका। क्या होता है? तो वो खाली स्थान होता है। क्या होता है? जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ रहते हैं? पौधों में झड़ने वाले पत्तियां में भी अवशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। तुम देखा होगा पतझड़ का समय देखा है, उसमें भी क्या होते हैं? अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। जब पत्ता
पत्ता झड़ता है तो अपने आप अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। पौधों में कुछ अपशिष्ट उत्पादों को अपने आसपास है ना को मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मृदा देखा, मृदा मतलब क्या था, मिट्टी, वहाँ से भी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो और ये भी कह सकते हैं जब वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें भी है ना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। नहीं आया? तो पतझड़ समय भी निकल जाता है, आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा पूरा का पूरा मानव में उत्सर्जन और पादप में उत्सर्जन। नहीं आया? बच्चों कहना चाहेंगे आज हमारा वीडियो लास्ट होता है जय प्रक्रम का, और हम लोग जय प्रक्रम ख़त्म कर चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो ऑनलाइन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मैं एक बार फिर से है ना वन शॉट लेकर आऊँगा, पूरे 1 घंटे में पूरे चैप्टर को पढ़ाऊँगा, पूरे चैप्टर को समाप्त करूँगा। तो आज था हमारा लास्ट लेक्चर जय प्रक्रम का। कैसा लगा बच्चों जय प्रक्रम पढ़ के आपको? क्या आपको समझ में आया? क्या आपको लगा कि मैंने कुछ अलग सीखा कि नहीं सीखा? क्या आपको लगा कि मैंने गैसों का विनिमय कैसे कर सकते हैं, हमारा हृदय कैसे काम करता समझ में आया, हमारा फेफड़ा कैसे काम करता समझ में आया, हमारा हृदय कहाँ होता है पता चल गया? तो सारी घटनाएं को, सारी कहानियां को मैंने आपको है ना इतने लेक्चर में दिया और इतने अच्छे से बताने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे लाल, मेरे भाई, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और है ना लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो।